एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन तो हर साल आता है। इस साल ऐसा क्या है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसबीआई क्लर्क? क्या इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं? परफेक्शन इन द सेंस एटलीस्ट हमारा एक प्रॉपर वर्क रूटीन हो, है ना, जॉब की एक सिक्योरिटी हो, सैलरी टाइम पे हो। क्या ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? क्या आपके ये परिवार की सिचुएशन को बदल सकता है? क्या ये सवाल आपके मन में चलते हैं? अगर चलते हैं तो आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सीडीएस एस्पायरेंट हैं। देखिए, दो तीन तरह की चीजें होती हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आया, कोई फर्स्ट आ गया, हमने उसका इंटरव्यू देखा, हमारे अंदर मोटिवेशन आ गया कि मुझे भी यूपीएससी करनी है, और हम करने बैठ भी जाते हैं। 4 दिन बाद हमें पता चलता है कि यूपीएससी हमारे बस का नहीं है। पहली चीज। सेम ऐसे ही एसएससी में होता है, एसएससी सेम बैंकिंग में होता है, लॉ में होता है, अलग अलग फील्ड में वापस हो जाता है। अब एक चीज ये है कि आपने एसबीआई क्लर्क बैंकिंग की तैयारी करने का सोचा। आप हो सकता है अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, आपकी डिग्री हो गई है, आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया है, ये भी हो सकता है। अब एसबीआई क्लर्क मुझे इंपॉर्टेंट क्यों मैं कहूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखिए, हमेशा आपके जीवन में कभी भी आज की जो सिचुएशन है, अगर आप उसे देख के चलेंगे, शायद प्लानिंग आप नहीं बना पाएंगे। आप मेक श्योर करिए कि आपकी आज की जो प्लानिंग है वो अगले 10 साल के हिसाब से बिल्कुल क्लियर रहे। अब देखिए, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कारण ये है कि हो सकता है अभी आपकी जस्ट डिग्री कंप्लीट हुई है, आपकी उम्र 20, 21, 22, 23 साल है। हो सकता है 1 साल का अनुभव आपका हो गया तैयारी करते हुए, आपकी उम्र 24, 25 साल हो गई। अगर मैं कहूं आपकी उम्र लेट सपोज 25 साल है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 25 साल आपकी उम्र है, मैं 10 साल की एक तुलना कर रहा हूं, 35 साल आपकी उम्र हो जाएगी, शादी आपकी हो जाएगी, हो सकता है बच्चे हों, एक आध बच्चे भी हो जाए। अब उस टाइम पे दो सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी एक बैंकर हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी एक फिक्स जॉब टाइमिंग्स है, जहां आपको जाना है, वापस आना है। एक आपको खुद के परिवार को देने के लिए एक समय आपको मिल जाता है, और एक सैलरी आती है जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी क्या हो गई? मान लीजिए आपकी 35 साल की उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो और आपके पास जॉब नहीं है। अब दो तरह की सिचुएशन है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, एक 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 मानसिक तनाव आपको वहां पे हो रहा हो। इसके अलावा आपको परिवार को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, और दोनों चीजों को मैनेज करना है। आप खुद सोचिए कौन सी सिचुएशन, क्योंकि देखिए, मैनेज आपको हर तरीके से अपने आप को दोनों सिचुएशन में करना है। ये आपको देखना है कि आपके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन कौन सी होगी। तो आज आपको जो बात नहीं समझ में आ रही है, शायद 35 साल की उम्र में समझ में आएगी कि मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है, मुझे तैयारी करना क्यों जरूरी है। लेकिन 35 साल की उम्र में अगर आपको यह बात रियलाइज होगा तो बड़ा नुकसान होगा। कारण यह है कि 35 साल की उम्र के बाद आपके पास नोटिफिकेशन ना के बराबर होंगे, क्योंकि आपकी एज निकल चुकी है। एज अगर निकल चुकी है तो आप अप्लाई हर जगह भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 35 साल में जो चीज रियलाइजेशन करनी है, उसको आपको 20-25 साल में करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सर, हमें पता है कि एसबीआई क्लर्क हमें करना है, हम कर सकते हैं, इस बार वैकेंसीज भी अच्छी हैं, लेकिन सर दो चीजों की प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है सर? एक प्रॉब्लम है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा हम कंसिस्टेंट नहीं है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट? मुझे पता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्रीलिम्स में आता है, डेली मुझे 1-1 घंटे का समय देना है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैंने आज दिया, कल दिया, और परसों किसी कारण से मैं दे नहीं पाया। आप खुद सोचें, जो खाना आप आज खा रहे हैं, कल खा रहे हैं, एक दिन अगर आप नहीं खाएंगे तो वो काइंड ऑफ उपवास आपके लिए हो जाएगा। बट आप कभी नोटिस करिए, उपवास में अगर आप 24 घंटे उपवास में हैं और आप अच्छे खाने के शौकीन हैं, तो उपवास के दिन आपको पूरा ध्यान जो है, एक बार तो जाता ही है कि हाँ भाई, अगर ये भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। ये कंसिस्टेंसी ना होने का एक कारण ये होता है कि जिस रूटीन को आप फॉलो कर रहे होते हैं, एक दिन ब्रेक होता है तो अगले दिन आपके अंदर आलस आ जाता है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि भाई मुझे एनी हाउ इस चीज को फॉलो करना है। एक तो मुझे यह पता है कि मुझे डेली करना है, और एक मुझे पता है कि एनी हाउ मुझे इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि हाँ भाई, सिलॉग मेरा क्लियर है, मुझे इसका सेक्शनल मॉक देना है, मेरा इनइक्वालिटी क्लियर है, मेरा सेक्शनल मुझे मॉक देना है। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं।
सुबह उठ के आपने उसको प्लान किया कि आज मुझे ये करना है, या फिर आपको ऑलरेडी अपना रूटीन पता है कि आपको क्या क्या करना है? हमेशा सेकंड वाली स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होती है, जिसमें आपको मालूम है कि मुझे सेक्शनल मॉक देना है, फिर ट्यूसडे को मुझे कंप्लीट जो है वो मॉक देना है, फिर वेंसडे को मुझे इस तरह से जो है वो अभ्यास करना है। अब ये चीजें हर किसी के साथ इन दोनों कारण से पॉसिबल नहीं हो पाती। अब ये कारण क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि शायद आपने कभी इतना ज्यादा, हो सकता है, जीवन में स्टडी के लिए मेहनत ना किया हो सकता है कॉलेज में आपको पता है कि यार कुछ चीजें पढ़ के हमें 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 जो है पास होना होता है, सर्टेन हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि हाँ भाई 50 क्वेश्चंस हैं, तो 10-20 तो इन 50 में से आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, इन 50 को हम पढ़ लेते हैं। ऐसे स्कूल में भी हमने किया है। तो जब कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में हम उतना डिसिप्लिन कभी हुए नहीं, इसलिए अभी भी हो नहीं पाते। और जब आप एक हैबिट को चेंज कर रहे होते हैं तो वो हैबिट चेंज करना अपने आप में बहुत कठिन चीज है। मैं आपको बताऊं, मैं काफी समय से एज अ टीचर जो है वो लोगों को गाइड कर रहा हूं, उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं इन सारे बच्चों को, जिनको आपने जो है वो क्रिएटिव में देखा है, इन सारे सारे बच्चों के अनुभव के आधार पे आज आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर करेंगे। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रियलिटी बताता हूं, जो रियलिटी आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। मैटर नहीं करता कि आप आज प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला मोटिवेशन है, या सबसे पहली लाइन है कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, सो एक्सपेक्ट लेस और नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर। आपको क्या लग रहा है कि आज आप तैयारी नहीं कर पाए? मान लीजिए आपने प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश की, वो भी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक सिचुएशन ये है कि मेरे मामा चाचा ताऊ जो है वो कहीं काम कर रहे हैं, उनसे मैं बोल दूंगा, वो मेरा कहीं इंटरव्यू करवा देंगे और कुछ कुछ हो जाएगा, है ना? एक चीज तो ये सिचुएशन आपके आपके दिमाग में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी से भी अपने लिए हेल्प लेते हैं, वो उसका एहसान जो है वो जिंदगी भर गा गा के आपको बताएंगे, गा गा के आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी, आपकी होप जो है वो लोगों से बढ़ जाती है जब आप खुद की पोटेंशियल नहीं समझ पाते। और जब जब आपको होप आपकी बढ़ती है, आप यकीन माने आप हर्ट जरूर होंगे, क्योंकि होप तो बना ही होता है हर्ट के लिए। मतलब एक, अगर आप इंसानों से होप करते हैं तो उसमें हर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अपने आप से होप करते हैं तो आपके विन होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन आप होप किससे करते हैं? उन लोगों से जिनसे शायद कभी आपने ना सोचा होगा कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन चूंकि आप जब स्टडी में वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, तो आपके पास आखिरी रास्ता ये बचता है। और ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं कि ऐसा होता है भाई। एक और लाइन देखिए, आपको मजा आएगा। सिंपल लाइफ गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। समझिए, आप बैंकर बन गए, आप इस बीआई पीओ बीआई क्लर्क के अधिकारी बन गए, और आपका एक डेली डेली रूटीन जो है वो फिक्स हो गया। आपको सुबह जाना है 10 बजे, शाम को 5 बजे 6 बजे आना है, फिर फैमिली को टाइम देना है, वीकेंड्स में आपको टाइम देना है, सैलरी आ जाती है उसका ये करना है। यहां पे कंसिस्टेंसी आपको बोली नहीं जा रही है, आप कर रहे हैं क्योंकि आपको वो रूटीन एनी हाउ फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सैलरी का मोटिवेशन वहां पे है। सिंपल लाइफ की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि मुझे बुरे वक्त में पूछने वाला कोई नहीं है, तो आपको पढ़ने के लिए कोई भी मोटिवेट करेगा ही नहीं भाई। आपको पता है कि पढ़ाई इज द इकलौता ऑप्शन जो कि मुझे सरवाइव करने में मेरी मदद करेगा। आपको पता है कि दुख की घड़ी में माँ बाप के अलावा पूछने वाला कोई नहीं होता, टीचर के अलावा पूछने वाला कोई नहीं होता, तो आपको पढ़ाई में मोटिवेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं कि किताब ही इकलौता सहारा है जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात आपको अभी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है? एक लाइन और देखिए, योर फ्रेंड्स हाउ नो मैटर हाउ क्लोज विल डिसअपियर विद टाइम। आज आप जिन दोस्त यारों के साथ हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लिए ये गोल्डन मोमेंट है कि हाँ भाई ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये सब जो आपका चल रहा है, जो भी आपके थॉट्स है, आप यकीन मानिए एक टाइम के बाद वो दोस्त कब आपकी जिंदगी से निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कब निकल जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, वो आपको टाइम क्यों देगा भाई? क्यों उसको देना चाहिए? और आप भी क्यों देंगे जब आपका खुद का परिवार हो जाएगा? तो आप ऐसा देखिए, दोस्ती जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या दोस्ती कैरियर से इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। क्या कैरियर किसी चीज से इंपॉर्टेंट है? क्या कैरियर से इंपॉर्टेंट कुछ है? द आंसर इज नो।
आपने अगर डिग्री कर ली है, आपका पहला कर्तव्य यह है कि आपका फोकस अपने कैरियर पे होना चाहिए। कैरियर से ऊपर कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, सबसे ऊपर आपका कैरियर होना चाहिए। एक और लाइन देखिए, वरिंग अबाउट ओपिनियंस मेक्स योर लाइफ लेस योर ओन। यानी कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने हम पहुंचे, हमने सोचा कि ये सिलेबस है, हमने पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि लोगों ने ताने भी देने स्टार्ट कर दिए कि अरे यार इनकी तो शादी करवा दो, ये क्या ही पढ़ पाएंगे, अरे इन्होंने स्कूल कॉलेज में क्या ही ऐसा कर लिया है जो ये सरकारी नौकरी निकाल लेंगे। और होता क्या है, साइकोलॉजी देखिए, लोगों की बातों को हमने सुना, हमने एग्जाम दिया। अब ठीक है, विरले होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, उनका पहले ही एग्जाम क्लियर हो गया। 99% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फेल्योर देखना पड़ता है। आपने पहला एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, आपने देखा कि आप फेल हो गए, लोगों ने बोला कि हाँ ये कुछ नहीं कर पाएगा, और आप दोनों को मैच कर रहे हैं कि देखो यार मैं फेल भी हो रहा हूं, वो मुझे ऐसा बोल भी रहे हैं, बात तो गलत नहीं है, मेरे पोटेंशियल में कमी है, और आप गिव अप करने का सोच लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए एक वैलिड जो है वो सिचुएशन है, या आप ऐसा सोच के सही कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन और अपने रिजल्ट को मैच कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही प्रॉफिटेबल हो गया? ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया और आपको टफ टाइम देखने को नहीं मिला? जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य आपने किया जो शुरू से ही आपके लिए आसान हो गया? शायद कोई नहीं। गाड़ी चलाने से लेके, चलना सीखने से लेके, एबीसीडी पढ़ने तक, जिंदगी के हर काम में स्टार्टिंग में टफ सिचुएशन आई है। आप मुझे खुद बताइए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन संसार में नहीं है ना? हम जब एडिशन के बारे में पढ़ते हैं कि यार उनने बल्ब का आविष्कार किया, तो वहां भी हम ये देखते हैं कि उनने 10,000 बार उसको मिस्टेक किया। गलतियां हर किसी से होती हैं। आपके लिए आपकी डिग्री मैटर नहीं करती कि आपने 10th किया है, मतलब 10th में आपके 60% हैं, 12th में आपके 62% हैं, तो मेरा तो नहीं होगा, मेरे एक साथ में एक दोस्त है उसका 90% था 10th-12th में, वो पहले निकाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपकी कंसिस्टेंसी अगर है, अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप एक नियम के साथ, अनुशासन के साथ पढ़ते हैं, आप यकीन माने आप हर किसी को बीट कर सकते हैं। यहां पे हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैटर नहीं करता आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, आपका मैथ आपको नहीं आता अभी तक, आपने मैथ के डर से आर्ट ले लिया था, आपने मैथ्स ना पढ़ने के डर से कॉमर्स ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग किसी भी चीज की अगर आप कंटिन्यूअस लेंगे, आप यकीन माने एक दिन उसमें महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं फिर यहां पे वर्ड यूज करूंगा, कंटिन्यूअस आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। तो एसबीआई क्लर्क, अगर मैं सभी को एक प्रकार से समरी दे दूं, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क टफ नहीं है, आप ये माने। इस बार वैकेंसीज अच्छी मिलने वाली हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी चीज यह है कि आप कर सकते हैं, भले आपका बैकग्राउंड कितना ही अच्छा, कितना खराब क्यों ना हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी मैथ बहुत खराब है, मैटर नहीं करता, इंग्लिश बहुत खराब है, मैटर नहीं करता, मैं एक प्रण लूंगा अगर मैं आज से तैयारी स्टार्ट करूंगा, और वो प्रण ये है कि मुझे रेगुलर अभ्यास करना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। इसको कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ भी स्टडी के रिगार्डिंग कुछ भी करना है, बस वो रेगुलर रहना चाहिए, दैट्स इट। आपको रोज पढ़ना है। आप ये तय कर लो कि यार मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्रीलिम्स का सिलेबस है, मुझे 1-1 घंटे इसका समय देना है, तो हां मुझे देना है, मुझे दिन के 3 घंटे इस पे लगाने हैं। वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कि हाँ भाई मुझे रीजनिंग में एक पजल का अर्पित सर वाला वो शो 12 बजे करना है, तो वहां से मेरा पजल की प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 बजे मैं रीजनिंग करूंगा, तो वहां से मेरा मिसलेनियस पैटर्न कवर हो जाएगा। हफ्ते में इस दिन मुझे मॉक देना है, तो देना ही देना है। मुझे इस दिन मैथ्स को इतना पढ़ना है। तो ये जो रूटीन आपने सेट किया है, इसको मेक श्योर करें कि आपको फॉलो करना है। आप यकीन माने, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आपने लेट सपोज 6 महीने दुनिया से गायब होके अपने लक्ष्य में फोकस कर लिए, आप लिख के ले लो, जिंदगी के 40 साल आप बहुत कंफर्ट में जीने वाले हैं, अगर आपने थोड़ा सा जीवन को कुछ टाइम के लिए दुनिया से अलग कर लिया तो। दुनिया से अलग करके 6 महीने केवल अपने आप को बेहतर करने में देना है, अपने आप को बेस्ट करने में देना है। बस ये आप कर लीजिए, यकीन माने आप जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और एग्जाम में
कुछ नहीं है। आइए कुछ बेसिक समझते हैं और आपको मैं बताता हूं कि एसबीआई क्लर्क आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फॉर्म फीस की, 750 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं होती। एग्जाम ऑनलाइन होता है। एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम जो है वो 28 साल। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें वो दिया होता है कि हाँ भाई मुझे 1 जुलाई से बता दो कि आपकी उम्र 20-28 के बीच में है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हाँ भाई 20 से 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 साल का हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन 3 साल का हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल का, एक्स सर्विसमैन जितना इन्होंने सर्विस दी है उसके बाद 3 साल का रिलैक्सेशन और मिलता है। और विडो और डाइवर्स जो है वो विमेंस के लिए यहाँ पे 7 साल का रिलैक्सेशन आपको एसबीआई क्लर्क प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मैटर नहीं करता आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया हो आपने, आपके पास बस एक डिग्री होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट। आप इस फॉर्म के लिए प्रॉपर जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक सैलरी बता रहा हूं, ये तब की है, अभी 12 सेटलमेंट इसमें मैंने ऐड नहीं किया। ये जो पहले जो है वो सैलरी क्या बनती थी, 19,900, 600 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 6,252 डीए, 3,263 आपका स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 2,091 रुपए। ग्रॉस सैलरी नेट आपकी लगभग 32,000 बनती है। और अगर मैं 12 सेटलमेंट ऐड कर दूंगा तो ये सैलरी के नंबर्स 40 से 45,000 रुपए तक जाते हैं। तो 40 से 45,000 रुपए एसबीआई क्लर्क के अंदर। आप खुद सोचिए, अपनी बेसिक नीड्स को देखिए कि आप अगर बिगनर लेवल पे, मैं एक बहुत सिंपल आपको एक डेटा बता रहा हूं, अगर आप बिगनर लेवल पे 40,000 से स्टार्टिंग करेंगे, एक सर्टेन एक्सपीरियंस आप ले लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ना चाहता और जिसको मिल जाती है वो लॉन्ग रन इसको फोकस करते हैं। आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो गया, क्या कहते हैं, हो जाएगा अपने ऑफिस का वर्क करने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, सैलरी से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो एक टाइम के बाद आपकी सैलरी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, जो कि आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसलिए ये इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स आपके लिए काफी एक अच्छी जॉब है एसबीआई क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब एसबीआई क्लर्क में प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होती है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या होती है? आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो है एसबीआई का जब भी एग्जाम होगा उससे पहले एसबीआई क्लर्क ट्रेनिंग इज गिवन टू एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और रीजनल माइनॉरिटीज कैंडिडेट्स ओनली। Candidates should apply for pre-training according to center preference. A candidate who opt for pre-training should download the admit card for pre-training. Pre-training मतलब एग्जाम से पहले सर्टेन डेज की एक ट्रेनिंग होती है, जहां पे सरकार की तरफ से आपको जो है एक बार कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट आपका बेसिक फंडामेंटल करवाने का भी मौका यहां पे मिलता है। तो आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग का भी यहां पे मौका जो है एसबीआई क्लर्क प्रॉपर प्रोवाइड करता है। जब हम बात करते हैं कट ऑफ की कट ऑफ के नंबर्स क्या आ रहे हैं, देखिए मैं आपको 2023 का नंबर नहीं दिखा रहा हूं, 2022 का नंबर दिखा रहा हूं। और जनरल कैटेगरी का मैं आपको कुछ कुछ जो है वो नंबर यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए तेलंगाना का कट ऑफ 69, 73, 66, कर्नाटका 64, 64, 58, तमिलनाडु 62, 61, 62, महाराष्ट्र 65, 66, 59। इसके बाद अगर मैं जाऊं केरला 68, 69 जो है वो 69, गुजरात 72, 64, 56, यहाँ पे राजस्थान 75, 77, 68, उत्तर प्रदेश 77, 81 और यहाँ पे 71। देन यहाँ पे आसाम 69, 68। यानी ये आपका 100 नंबर में से आपका कट ऑफ है। कट ऑफ के नंबर्स वैसे तो 80 प्लस भी जाते हैं और 80 प्लस भी कई जगह गए हैं। तो एक टारगेट जो आपका कट ऑफ का होना चाहिए वो भी मैं आपको सेशन के लास्ट में प्रॉपर यहां पे बनाने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 1 की। देखिए जब एसबीआई क्लर्क एग्जाम की बात होती है तो दो लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इंग्लिश को छोड़ के, जाहिर सी बात है इंग्लिश का पेपर है, उसकी लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही होगी। और ये आपका जो पैटर्न है ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। सब में सेक्शनल आपको टाइमिंग मिलती है 20 मिनट की। तो टोटल 1 घंटे हो गए, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 आपका मार्क्स हो गया।
ये आपका प्रीलिम्स का जो है वो पैटर्न यहां पे होता है, यानी स्टेज 1। ध्यान रखिएगा, स्टेज 1 के मार्क्स काउंट नहीं होते आपके फाइनल सिलेक्शन में। स्टेज 1 आपके लिए एक प्रकार से क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसको पास करना जरूरी है, लेकिन जो मार्क्स काउंट होंगे वो मेंस के यानी पार्ट 2 के, स्टेज 2 के काउंट होंगे। तो स्टेज 2 में आपको जाना होगा और वहां के नंबर्स आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। जब हम स्टेज जो है वो 2 में जाते हैं तो उसमें टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें सब्जेक्ट आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो होता है, एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ये चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, खाली इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसकी लैंग्वेज केवल इंग्लिश होगी। तो जब हम मेंस की बात करेंगे, ये आपका मेंस का पैटर्न है, जिसमें इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का समय। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का समय। इसके बाद मैथ्स की बात करें, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट का समय। टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का टोटल हमें समय दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल आपका मेंस का सिलेबस है और यही मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जो है वो काउंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंस के मार्क्स होते हैं। और फिर तीसरी प्रोसेस जो है वो एक प्रकार से काइंड ऑफ एलपीटी, मतलब लोकल लैंग्वेज की होती है। तो लोकल लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए, मतलब आपने जहां से फॉर्म भरा है वहां की आपको बेसिक लैंग्वेजेस जो है वो आनी चाहिए। लेट सपोज अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आप मेक श्योर करें कि आपको मराठी जो है वो बोलते, लिखते और समझते अच्छे से आनी चाहिए। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना जरूरी है और किस तरह से हमें अभ्यास करना होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में बेसिकली 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीड मैथ, दूसरा डीआई। कारण क्या है, ये दोनों का वेटेज बहुत होता है। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डीआई में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, ये आपके डीआई के पार्ट हो गए। इसके बाद तीसरा सेक्शन होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का वो पार्ट जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, जो 10th में आप पढ़ के आए हैं वही टॉपिक्स आपके यहां पूछे जाएंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग जो है वो अलग अलग हो सकती है, बाकी टॉपिक्स आपके सेम होने वाले हैं। देख सकते हैं आप, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे प्रॉपर बनने वाला है। इसके बाद जब हम मेंस पे जाएंगे यानी स्टेज 2 में जाएंगे तो ये सिलेबस तो आपका होगा ही होगा, इसके हायर लेवल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन न्यू पैटर्न, नंबर सीरीज न्यू पैटर्न, डीआई में अलग अलग टाइप ऐड हो जाएंगी, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई। और इसके बाद अर्थमेटिक के भी कुछ पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जिसमें डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, 3 स्टेटमेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो मैथ्स का ये कंप्लीट सिलेबस है जिसको आपको प्रॉपर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग में आपको 35 बाई 35 लाना है और 35 बाई 35 बच्चे लाते हैं। यहां पे अगर आप टाइप को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी कि आपको रीजनिंग की अप्रोच कैसे करनी है। देखिए, अब रीजनिंग को बेसिकली हम 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक सिटिंग पजल और एक मिसलेनियस रीजनिंग। सिटिंग पजल में आपको क्या पढ़ना होगा, आप देख सकते हैं, लीनियर सिटिंग, डुअल रो सिटिंग, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वायर सिटिंग। पजल में आपका फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट पजल, मंथ पजल, डेट प्लस ईयर पजल, मंथ प्लस डेट पजल। इसके अलावा टैबुलर पजल, बॉक्स पजल, इन सभी टाइप की पजल को आपको यहां पे अभ्यास करना पड़ेगा। और इस समय एग्जाम में पजल का जो वेटेज है वो नियर अराउंड 70% है। मतलब मान लीजिए अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर हो तो 70 नंबर केवल और केवल सेटिंग पजल आ रही है। समझ सकते हैं आप कि रीजनिंग का जो पजल का वेटेज है कितना ज्यादा यहां पे हो रहा है। इसके बाद जब हम मिसलेनियस की बात करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडेड, डायरेक्शन, सिलॉग, जो है वो इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, इनको भी आपको पढ़ना होगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस में जब हम जाएंगे तो ये सिलेबस तो होगा ही, इसका लेवल अप हो जाएगा और कुछ एडिशनल टॉपिक हो जाएंगे। कौन कौन से लिखा भी है, देखिए, सेम एज प्रीलिम्स बट लेवल हाई। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो केवल मेंस में ही आते हैं रीजनिंग में, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग,
कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉग, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक्स को आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना है। अब देखिए, रीजनिंग को आसान बनाने के लिए मैं आपको इस चैनल पे डेली 2 अलग अलग सेशन देता हूं। कौन कौन से? एक मैं आपको जो है वो दोपहर में 12 बजे कंप्लीट पजल का सेशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पे आप 12 बजे मेरे साथ जुड़ के पजल को ना केवल बेसिक से आप सीख सकते हैं, बल्कि आप स्पीड में कैसे पजल को सॉल्व करते हैं इसको भी आप सभी लोग सीख लेंगे। तो आप सभी की अटेंडेंस मेरे साथ डेली जो है वो दोपहर में 12 बजे जरूर से जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग सुबह 10 बजे कंप्लीट रीजनिंग का पेपर करते हैं, जहां पे मिसलेनियस टाइप की सारी रीजनिंग को हम लोग सारे फंडामेंटल के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की अटेंडेंस मेरे साथ सुबह 10 बजे भी होनी चाहिए और डेली दोपहर 12 बजे भी सेम चैनल पे जरूर से जरूर होनी चाहिए। आप लोग लाइव सेक्शन में जाके इन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, सो क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स जो है वो रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेसेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, सेंटेंस कंप्लीशन, इन सारे टाइप्स को आपको जो है वो ना केवल प्री में बल्कि इसके हाई लेवल पैटर्न मेंस में भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब जब हम बात करते हैं जीए की, तो बेसिकली हर एक रेस्पेक्टिव जो टीचर्स होते हैं वो जीए के लिए आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर पढ़ने की जो है वो एडवाइस देते हैं। और आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिकली आपको नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब चीजें पढ़नी होंगी। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करती है, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, जिसमें आपका इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके अलावा पॉलिटिशियन यानी सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नॉलेज से रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन है उन सभी को आपको यहां पे पढ़ना होगा। तो ये तो कंप्लीट सिलेबस हो गया। सिलेबस आपको सबसे पहले कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद आपको टॉपिक वाइज, देखिए कुछ कुछ शॉर्ट यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपको बहुत कम शब्दों में जो है मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपका अभ्यास पूरा का पूरा टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करने में होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप बिगनर हैं, मैं आपको बिगनिंग लेवल पे बता रहा हूं, जिंदगी में आप कुछ भी करने जाइए, आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको शुरू में कुछ टाइम डिसिप्लिन और अटमोस्ट डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा, तभी आप चीजों को लर्न कर पाएंगे। आप एक साथ 10 काम नहीं कर सकते, इस चीज को समझ लो, है ना। आप मल्टीटास्कर कोई नहीं बन सकता है, ठीक है, विरले होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बट आपका एक बार में एक जगह फोकस होगा तो वो फोकस बहुत अच्छे तरीके से आप उसको भुना पाएंगे और उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है, जिसको आपको लगातार फॉलो भी करते जाना है। नंबर 2 आपका क्या है, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो पजल गेम चेंजर होता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में 70% का वेटेज फिलहाल पजल का होने लगा है। तो पजल को पढ़ना कितना जरूरी है इसकी वैल्यू अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ रीजनिंग में YouTube पे सुबह 12 बजे, है ना, दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं, जहां रीजनिंग हम लोग बेसिक से आसान करेंगे, स्पेशली पजल। और सुबह 10 बजे जुड़ के आप मिसलेनियस रीजनिंग को बहुत आसान कर सकते हैं मेरे साथ। इसके बाद हम लोग सेक्शनल टॉपिक मॉक की बात करते हैं। देखिए, सेक्शनल टॉपिक मॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप जब बेसिक फंडामेंटल को सीखना स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर करें कि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप सेक्शनल मॉक देके ये देखिए
कि आप ऑनलाइन फॉर्मेट में, टाइम बाउंडेड मैनर फॉर्मेट में आप कितने क्वेश्चन जो है वो कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलॉक पढ़ लिया, सिलॉक के कुछ क्वेश्चंस को भी आपने कहीं किताबों से पढ़ लिया है, तो आप सेक्शनल मॉक देके ये देखिए कि अगर 15 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, लेट सपोज 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो कितने क्वेश्चन मुझसे ट्रू हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 क्वेश्चन किया और आपसे केवल 10 ही ट्रू हुए हैं, तो वो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप सीखें, आपसे मिस्टेक कहां हुई है, वापस से मॉक दीजिए। आप यकीन माने अगली बार आपका स्कोर 10 से 10.5 या 11 जरूर होगा, अगर आपने अच्छे से जो है वो मिस्टेक को जो है वो एनालिसिस किया है। तो आपकी तैयारी इस बात से बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप अपनी गलतियों को कितना सुधारने की कोशिश करते हैं। गलतियां सुधारना ही आपकी इंप्रूवमेंट का एकमात्र रास्ता है, जो आपको हर कोई गाइड नहीं करेगा। इसलिए इस बात को अच्छे से, बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। देखिए, जब आप बैंकिंग के सिलेबस की तैयारी करते हैं तो ना केवल आप क्लरिकल को फोकस करते हैं, आपका ध्यान यह भी होता है कि मैं पीओ लेवल के भी एग्जाम को दे पाऊं। पीओ लेवल के एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप 35 बाई 35 रीजनिंग में कर लें, है ना। जरूरी नहीं कि आप मैथ्स में 35 बाई 35 कर लें। आपको क्या करना है, अगर 35 बाई 35 नहीं बन रहा है तो भी अगर आप 20-22 नंबर भी 100% एक्यूरेसी के साथ कर ले रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इसलिए जब कभी भी आप पीओ लेवल का पेपर दें, चाहे प्री हो, मेंस हो, स्पेशली प्री, तो आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। स्पीड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अगला हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करें, ऑनलाइन मॉक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा आप मिसलेनियस पैटर्न से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मैथ्स, तो मैथ्स में आप पहले वो टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अगर ये आपसे बन रहे हैं पहले आप इनको अटेम्प्ट करिए। रीजनिंग में कभी भी आप पजल से शुरू मत करें, पहले सिलॉग इनइक्वालिटी जो आपसे बन रहा है पहले आप इनको अटेम्प्ट करिए। ऐसे ही जो है वो इंग्लिश में कभी भी आरसी से आप स्टार्ट ना करें, पहले जो टॉपिक्स आपके बन रहे हैं पहले आप उनसे प्रॉपर कवर कर लें, ठीक है, उनको प्रॉपर कवर कर लें। अगर आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको डेली एक मॉक देना चाहिए। अगर आप मीडियम लेवल पे हैं जहां अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आप ऑल्टरनेट डेज में 2-3 दिन में एक मॉक दीजिए, और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो हफ्ते में 2 मॉक तो आपको जरूर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैथ्स का स्पीड मैथ्स भी आपका गेम चेंजर होता है, जो कि हम लोगों ने टॉपिक देखा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। तो आपको इनकी भी स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आते हैं, आपके मेंस में भी काफी काम आते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से सीख के इसका भी अभ्यास जो है वो प्रॉपर करना है। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, मतलब क्या तरीका है कि आप इसकी तैयारी को बेहतर कर लें। देखिए, बैंकिंग वाला हमेशा से ही बच्चों के लिए हमेशा बेहतर सोचते हैं, और हर वो कुछ हम लोग नया नया प्लान करते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजीज को बेहतर कर दे। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लेकर आए हैं बैंकर्स फाउंडेशन का स्पेशल लेटेस्ट बैच, स्पेशल न्यू बैच, जहां पे हम एकदम स्क्रैच से एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जीए और इंग्लिश को बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कवरेज है, 400 प्लस लाइव क्लासेस है, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं, 170 प्लस मॉक टेस्ट हैं, 24x7 डाउट्स की फैसिलिटी, मतलब सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। आपको केवल डिसिप्लिन होके केवल आपको स्टडी करनी है, मतलब आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आप बस रिस्पेक्टिव टीचर के बताए गए जो भी उनके जो है वो डिसिप्लिन है, केवल आप उतना फॉलो कर लीजिए, आप यकीन माने आप औरों से काफी बेहतर होंगे। और ये आपको ये वाला बैच कंप्लीट मिल जाएगा कहां पे, बैंक महापैक के अंदर। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फिलहाल बैंक महापैक में स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या होता है बैंक महापैक, देखिए बैंक महापैक में अगले 1 साल तक बैंक एसएससी, सॉरी आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इसके अलावा जो है वो एफसीआई, एनआईएससीएल, जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे उसके जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। किसी बैच में, किसी एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपको बैंक महापैक में मिल जाएगा। किसी में आपको प्री और मेंस का रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में केवल और केवल 2299 रुपए में, सॉरी 2249 रुपए में केवल और केवल मिल रहा है। और देखिए, मैं यहाँ पे प्राइस कोट करूंगा, बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस है,
₹2249 अगले 1 साल तक कंप्लीट स्टडी करने के लिए। अनलिमिटेड कंटेंट, अनलिमिटेड मॉक, अनलिमिटेड पीडीएफ, अनलिमिटेड डाउट्स के सेशन, अनलिमिटेड डीपीए जो है वो डीपीपी, अनलिमिटेड आपको लाइव क्लासेस, अगर सब कुछ मिल रहा है तो ये कोई भी फीस नहीं है। इसको आज के आज अवेल करके अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से करिए। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए उन बच्चों के जो ऑलरेडी आज बैंक में है, ऑलरेडी आज सिलेक्टेड है, उन्होंने अपना जीवन बेहतर कर लिया है। और उनकी ये स्ट्रेटजी अगर आप भी सीख लेंगे तो आपको भी जीवन में काफी बेनिफिट मिलेगा। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।